So okay, let's start today's topic, that is value of free or concessional education facilities. Okay. So if school or school fees of children of employee or any member of employee household, children of employee or any member of his employee household is paid or paid. देखो यहाँ पे भी वापस वही है ना, स्टार्टिंग में देखो क्या है, पेड और रीइम्बर्स, मतलब रीइम्बर्समेंट परक्विजिट तभी होता है जब हमें बाद में मिलता है, मतलब बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ it will be a perquisite in the hand of all employees, ये perquisite. But if the education facility is provided in the school maintained by employer or in any school by the reason of his employment or at any free of cost at the concession, it would be perquisite in the hand of specified employees only. इसमें क्या कहना चाह रहा है, if the education facility is provided in the school maintained by employer or in any school or by reason of his of being employment at any free of cost, मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि देखो, एक तो कि जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में तभी आएगा, या तो कि जो उसका जो जो इंस्टीट्यूशन है वो तो एम्प्लॉयर ने उनका रखा हो, या फिर क्या कर रखा हो, ये जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से, मतलब उसे क्या, मतलब रीजन की वजह से उसके मतलब वहां पे कुछ ऑफ मिला उसका। लेकिन अगर मान लो एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब उससे मतलब कहीं और वो एजुकेशन ले रहा था ना, इन दोनों से वो छोड़ के, मतलब इन दोनों का कोई वो नहीं था, तो अदर्स के केस में क्या है, ये सबकी सभी के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ऑल एम्प्लॉयज के केस में। लेकिन ये जो दो हैं ये खाली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में होंगे, तो ध्यान ध्यान रखना, ये सबके केस में नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर लिख रखा है, बट इफ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन स्कूल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड और एनी अदर स्कूल दैट विल बी इन द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, the value of benefit to the employee resulting from provision of such benefit shall be determined as follow. Okay, if education maintained by employer, और अगर वो being reason of employment उसका reason है, तो क्या होगा, cost of such education in similar or near locality, cost वो ले ली जाएगी जो similar locality में चार्ज कर दी होगी. However, there would be no perquisites if the cost of such education or the value of such benefit does not exceed 1000 per month. तो इस केस में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्या है बेनिफिट पर चाइल्ड, तो इस केस में क्या, एक सेकेंड, एक नीचे एक बार पूरा पढ़ते हैं. और अदर्स के केस में क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन दैट बिहाफ, मतलब जो एम्प्लॉयर ने पे किया होगा वही उसको रीइंबर्स, मतलब जो रीइंबर्समेंट होगी वो मिले टैक्सेबल हो जाएगी. वेयर एनी अमाउंट इज पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय दैट द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट रिड्यूस, अगर कोई उसने पे कर दिया, रिकवर कर दिया, वो हम रिकवर लेस कर देंगे, डिडक्ट कर लेंगे. द एग्जम्पशन ऑफ 1000 per month is allowed only in the case of education facility provided to the children of employee. ये ध्यान रखना कि जो 1000 per month है वो किसके लिए है, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, नॉट इन द एजुकेशन, मतलब उसके हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए, मतलब इन नॉट इन केस ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड टू अदर हाउस होल्ड मेंबर्स, कि मतलब उसके चिल्ड्रंस के लिए एम्प्लॉय होगी, मतलब उनके ये नहीं है कि उनके मतलब जो हाउस होल्ड है उनके लिए मेंबर हो जाएगी, जो बच्चे हैं उनके लिए है, बड़े उनके लिए नहीं कर रखी हमने, कहीं बड़े बुजुर्ग भी आके वही अपना एजुकेशन ले रहे हैं बैठ के, उनके लिए नहीं है वो, मतलब फर्दर एजुकेशन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ी बहुत बेसिक वो करो, स्कूल वगैरह एजुकेशन फैसिलिटी. बाकी अब देखो क्या पता ये आगे जो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आगे क्या पता जो बेयर एक्ट है वहाँ पे मतलब थोड़ी उनकी लैंग्वेज हो कि वहाँ पे कुछ और भी प्रोवाइड कर रखा हो कंडीशन वगैरह, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज या इंस्टीट्यूशन हम क्या कंसीडर करेंगे, तो वो वहां पे भी मैटर करता है. उसके लिए फिर हमें रेफर करना होता है आगे कि हम फर्दर मतलब रेफरेंस लेनी होती है, कोर्ट्स की रूलिंग अगर कोई और रखी हो, तो मतलब उस केस में अगर आ रखा हो तो कोई, तो रेफर करनी होगी. तो और तो इसमें केस में नीचे वाला एक पॉइंट ध्यान रखना, जो नोट में दे रखा है ना, ये अपने पॉइंट में हमें जरूर लिख के जाना कि उसके खुद ही के वो बच्चे को होगी, मतलब ना कि किसी और के उसको. और एक इसमें क्या लिख रखा है, जो अभी ऊपर वाला था ना, जो मेंटेन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का रीजन था, उसमें क्या है, कोर्स ऑफ सच एजुकेशन, जो उसमें कोर्स सिमिलर एजुकेशन में चार्ज कर ली जाएगी वो परक्विजिट बन जाएगा. और लेकिन 1000 पर मंथ का वो पर चाइल्ड अप टू, मतलब इसमें कोई वो लिमिट नहीं है, पर चाइल्ड टू चिल्ड्रन, जितने एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन उस उतने केस में सबकी मिल जाएगी. लेकिन इस केस में बताओ कि मान लो अगर मैं ये पूछूं कि अगर 2000 एम्प्लॉय मतलब वो मिल रहा है तो, एक सेकंड को, चलो सिंपल सा बता दो, अगर 2000 पर मंथ का अगर वो चार्ज हो रहा है, कहते हैं लोकल उसकी वो है फीस, तो इस केस में कितना टैक्सेबल होगा. चलो या फिर मैं क्वेश्चन ही लिखता हूँ इसका. एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू
Mr. X and his wife worth 2,000 and 5,000 respectively. Both amount are locally taken by institution. अब बताओ इसमें कितना टैक्सेबल करोगे? 5,000. 5,000. एक सेकंड, ये वाले इतना थोड़ी ना होगी, ये है। हाँ, अब बताओ टोटल टैक्सेबल कितना होगा? एक सेकंड सुन लो, पूरा क्वेश्चन सुन लेना। चलो ये ठीक है, इतना बहुत, चलो इतना बताओ कितना है? 72 आ रहा है, 72,000. बाकी रेस्ट टू 84,000. 54,000। मैं चेक हाँ, कर रही 84,000 पूरा ही टैक्सेबल होगा। पूरा टैक्सेबल होगा? 72 आ रहा है मेरे। क्यों? रुको रुको, चलो अंशिका और राधिका एक्सप्लेन करना अपने आंसर को। भैया मेंशन नहीं है ना कि स्कूल जो है एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया है कि नहीं किया है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस पे, और साथ में ये था कि सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर अरेंजमेंट होता है एम्प्लॉयर और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बीच में, तो हम 1,000 जो है एग्जाम्पशन लेते हैं। तुमने एक बार रिपीट करना है वापस, तुमने क्या बोला? एक बार वापस रिपीट करो खुद ही। 2 कंडीशंस थी ना कि हम हाँ 1,000 जो है वो बोलो। कब लेस करते हैं एग्जाम्पशन पे। एक तो हाँ चिल्ड्रन के लिए तो होता ही है, लेकिन ये कि अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो सेकंड ये था कि अगर अरेंजमेंट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर के बीच में, अगर उसने ओन नहीं किया है तो इसमें तो मेंशन ही नहीं है कि उसने स्कूल इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल वो ओन है कि नहीं है, तो तभी एग्जाम्पशन नहीं दी। चलो, अगर तुमने जो फर्स्ट आंसर दिया था 84,000, तुमने वो आंसर कैसे दे दिया अपना? क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर तुम बात करी हो तो उससे हमने रीइंबर्समेंट की कहाँ बात करी है? एजुकेशन इज नहीं, प्रोवाइडेड टू मिस्टर एग्जाम्पशन की बात एक्सन। की मैंने, तो नहीं पूरा नहीं, लिया तुमने 7,000 into 12। हाँ तुमने 84,000 टैक्सेबल बोला है। अब रुको, ये बताओ उसने जो एम्प्लॉयर ने उसको दी का है, मैंने ब्रैकेट में तुमने पढ़ा है मैंने क्या लिख रखा है? बोथ अमाउंट आर लोकली टेकन बाय इंस्टीट्यूशन। हाँ, बोथ अमाउंट लोकली चार्ज बाय इंस्टीट्यूशन है। अब मैंने ये क्या लिख रखा है? एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट कर रखी है इन चीजों की, या पे किया है उसको। अच्छा, तो पर क्यों से ढाई नहीं? पर की था ही नहीं। पहली बात तो नॉर्मल सा था, एजुकेशन प्रोवाइड किए गया, वर्थ उसका एम्प्लॉयर ने थोड़ी ना करवाई है कुछ। सीधी सी बात है, ना कुछ पे किया है ना, तो किसी केस में फॉल नहीं कर रहा था, सीधी सी बात थी। अरे एजुकेशन ले रहे हो तुम, अपने पेरेंट खुद पे कर रहे हो, तुम क्या परक्यूसिट बनाओगे इसको? हाँ, अरे अरे ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन में, ये कहाँ लिख रखा है मैंने एम्प्लॉयर ने दिया उसको 84,000 72,000? कुछ भी टैक्सेबल नहीं था। हाँ चलो, अब मान लो, रुको। एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्सन, ठीक है। और इसमें रुको, मैं ले लो तुम। एक सेकंड रुको। इन द, रुको, चलो, रिस्पेक्टिव तुमने कहा था ना, इन द स्कूल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब बताओ चलो, अब कितना टैक्सेबल होगा? भैया अब तो ध्यान से बताओ कि बताना। है कि नहीं है। हाँ, अब तो बताया आपने। रुको, अरे चलो, रीइंबर्समेंट वाला केस ले रहे हो मतलब, लो। एंड रीइंबर्समेंट भी होगी, लो।
रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर ले लो, कहीं बोलो किसी और ने ना कर दिया, रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर। अब बताओ कितना होगा? 72 बताइए। 72,000 होगा। अब 72,000। ध्यान से हाँ। सोचना। हाँ शायद 72 ही होगा। अभी भी 72,000। 72 है? हाँ 72,000 होगा क्या? हाँ ये तुमने ना मेरे से ये वाली लाइन इस केस में गलत लिखवा दी। लो अब करो, इस केस में बननी नहीं थी। अब बनाओ, चलो आंसर अब बताओ। अभी भी 72,000। अभी भी 72,000? हाँ किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? पहले मेरे को ये बताओ। नहीं है। नहीं है? अरे तुम अभी पढ़ा के आया हूँ। अगर मेंटेन बाय भैया एम्प्लॉयर है वो रीजन ऑफ नहीं, एम्प्लॉयमेंट होता है, उस केस में क्या? ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तुमने ये पूछा मेरे से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं है? ना तुमने कोई अरे एजम्पशन दी। वो इन केस ऑफ असम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अभी हमने ये बात मैंने पढ़ा था कि ध्यान से बोला था, दो ये वाला दो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में, नीचे वाला ऑल केस में आएगा जब रीइंबर्समेंट होगी। भैया मैंने लिख तो लेकिन रखा है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मैंने मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, लिख तो रखा है। अगर मैंने एम्प्लॉयर नहीं कर रखा और मैं तुमने कहा था मेरे को रीइंबर्समेंट वाली लाइन लिख दो, मेरा खुद का है, मैं तुम्हें उसके वापस पैसे भी दे दूं, पहले पढ़ भी रहे हो तुम मेरे से, मैं तुम्हें और मतलब तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, उसकी तुम्हें रीइंबर्समेंट भी करवा दूं। और बड़े शाने बंदे हो यार सारे, रीइंबर्समेंट भी पढ़ोगे भी फ्री में, वाह। डबल डबल बेनिफिट लेंगे ना। हाँ हाँ, फिर टैक्सेबिलिटी भी डबल डबल करवा देते हैं, सिंगल भी क्यों, डबल अमाउंट ले लो फिर। इस केस में टैक्सेबल होती है अमाउंट, इसमें होती है सीधा कॉस्ट टू लोकल एम्प्लॉय, ये हो जाती है सीधा सी 50,000। चलो तुमने कहना 72 बोला था ना वैसे? हम्म लेकिन तुमने पहले ये पूछना चाहिए था ये हाँ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं है। भैया ये मैं ध्यान वही भी रखना। पूछने वाली थी आपसे कि हमें क्वेश्चन तो में मेंशन होता ही नहीं है कि ओ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं। क्यों? सैलरी अगर फिर 50,000 से चलेगा। एक्सीड बेसिक पे दे रखी होगी, हाँ 10,000 5,000, वो वो तो स्पेसिफाइड हो कंसीडर जाएगा। करोगे। वहां फिर से वहां से इतना पता तो नहीं चलेगा। होगा। खाली क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे थोड़ा होगा बेसिक पे दे रखी होगी और कि तुम्हें ये दे देंगे, इतना इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं। वो अदर अलाउंसेस देंगे, डीएनएस अलाउंसेस, हम्म, बाकी परक्विजिट दे देंगे। और तो वो फिर 50,000 की स्टैंडर्ड इतना बनाएंगे 50,000 एक्सीड कर दे। या फिर अगर क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा ट्रिकी घुमाना है तो ऐसे करेंगे कि बेसिक थोड़े इंक्रीज करिए, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, या वो प्रोफेशनल अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अमाउंट रिड्यूस होकर 50 से कम आ जाएगी, अगर उन्होंने पॉइंट घुमाना है उस केस में। वरना अदरवाइज वो 50,000 से ऊपर रहेगी और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा तभी, क्योंकि मोस्टली केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाते हैं सारे। तो भैया जो हम सैलरी देखेंगे उसकी 50,000 वो आफ्टर डिडक्शन के बाद देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल, आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, हम्म मतलब वो सारी डिडक्शन हम्म, लेनी है तुम्हें सेक्शन 16 वाली। ठीक पहले ठीक। तो सबसे हाँ पहले इस क्वेश्चन में देखना है फर्स्ट। परक्यूसिट देखना पड़ता है। अरे फर्स्ट की स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए इस केस में। स्पेसिफाइड हम्म। एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में होगा पहली बात तो। फिर उस केस में फिर मतलब फिर उसके आगे हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे कि क्या पूछेंगे। मेंटेन्ड बाय, एम्प्लॉयर। अरे मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है। फिर उसके आगे आप देख लिया मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, या फिर अगर इस केस में तो एम्प्लॉयर था और रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हो गया, एम्प्लॉयमेंट हम्म। का वो रीजन हो गया। तो उस केस में हम आगे कहाँ जाएंगे फिर? उस केस फिर में ये हम भी सीधा चेक चेक करेंगे करेंगे ना चाइल्ड के लिए है लोकल। कि नहीं। फिर हमें देखना है लोकल लिमिट में कितना चार्ज किया जाता है, लोकली कितना चार्ज किया जाता है। लोकली में अगर मान लो जैसे ऊपर वाला ही केस ले तो हम कितना बन जाता है 7,000 और 1,000 की उसके वो एग्जाम्पशन मिल जाती है हम्म, चाइल्ड के सन के केस में, तो मतलब 6,000 पर मंथ टैक्सेबल होता, 6,000 पर मंथ। तो ये हो जाता है 72,000। तुम्हारा आंसर मैच कर देता, लेकिन आगे तुमने एजम्पशन वगैरह कुछ क्वेश्चन में तो मान लो वो होता है, लेकिन तुम्हें ऐसे बताना होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तभी हम जा रहे थे। देखो तुम्हारा कितना क्लैरिफिकेशन एम्प्लॉयर वो कितना वो एम्प्लॉय कर रहा हूँ, चेक करोगा कितना सेटिस्फाई हो जाएगा ऐसे प्रेजेंट करने से हम्म। तुम्हारे आंसर को। जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है ऐसे तुम अपने जब इसके नोट बनाना ना तो ऊपर स्पेसिफिकली, जैसे अब ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का,
ठीक है। हाँ, तो अब जैसे ये हो ना, जैसे तुमने कहाँ गया इसका ये वाला, इसके नीचे तुम ये बनाओ ना, तो इसके नीचे ऐसे ये जैसे मैंने बना रखा है ना, ये लिखना है इसके आगे ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इन केस ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑल लिख देना, यहाँ पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय लिख देना, या फिर ऐसे ऊपर हेडिंग डाल देना एम्प्लॉय, यहाँ पे स्पेसिफाइड, यहाँ पे अदर, ऑल लिख देना, मतलब ऑल सारे आ जाएंगे कवर। और यहाँ पे भी ना मतलब इसका ऐसे लिखना, कॉस्ट इन लोकल लोकेलिटी हो गया, फिर अगर जो सिमिलर इंस्टीट्यूशन में चार्ज की जाती है -1000 पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड, सीधा सी हो जाएगी। और ये ऊपर ऐसे लिख देना, एजुकेशन मेंटेन और ओन बाय एम्प्लॉयर, और रीजन ऑफ बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर, बस ये लिखना है नीचे, नीचे वाली लाइन, ये वाले ऐसे, रीजन क्या है ये वाला, दो दो बनाना, ये क्वेश्चन तुम्हारा वो हो जाएगा तुम्हारा। और नीचे ये वाला नोट जरूर देना, एक तो ये देखना अगर कोई पेड या रिकवर्ड हो गया है तो वो रिड्यूस कर देंगे अमाउंट यहाँ से, एक ये हो गया। और एक ये जो रिडक्शन है क्या, इन केस ऑफ चाहे चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय वाला है, नोट ऑफ अदर मेंबर्स, जो या किसी और को प्रोवाइड करिए, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय है बस, वो ध्यान रखना। देखो सोच लो इतने छोटे से उसमें मैंने तुम्हें घुमा दिया है, देखो 2-3 पॉइंट में। चलो अब नेक्स्ट आते हैं फ्री और कंसेशनल टिकट्स पे। The value of benefit or amenity resulting from provision by employer who is engaged in carriage of, okay, any employee, क्या लिख रहा है, by employer who is engaged in carriage passenger of goods, okay, any employed or other house member for private journey free of cost, okay, in any conveyance allowance them and they by other arrangement by for the purpose of transport of passenger or goods, अगर lease बना उस पर arrangement कर रखा है, shall be taken to the value at such benefit or amenity is offered by such employer to the public as reduced by amount if any paid recovered by employer, there would be no perquisites to the employee of an airline or railway industry। तो इस केस में पहले तुम बताओ इसे तुम्हारा क्या मीनिंग निकलता है इस केस में, फिर मैं बताता हूँ अपना। इसमें ये था ना कि अगर हम एयरलाइन से जाते हैं या रेलवे से जाता है, अगर कोई एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय, तो उसके लिए वो परक्यूजिट नहीं क्या, होगा। एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय? मतलब एम्प्लॉय, हाँ अगर एम्प्लॉयर जो है वो डील कर रहा होता है, जैसे एयरलाइन बिजनेस मतलब एम्प्लॉयमेंट देता है आगे एम्प्लॉय को, हाँ हाँ तो उसके लिए तो वर्क परक्यूजिट नहीं होगा एयरलाइन और रेलवे में। लेकिन अगर अदर कोई कन्वेंस होता है, तो जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो उसमें होता है कि अगर जितनी कॉस्ट होती है तो लेस, जितना अमाउंट, अगर कॉस्ट वो होगी जो वो पब्लिक से चार्ज कर रहा होगा, और लेस करेक्ट जितना उसने रिकवर किया होगा वो उसके लिए परक्यूजिट होगा। करेक्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट, यही बोला कि सबसे पहले होता है क्या, जो एम्प्लॉयर है वो क्या होना चाहिए, एक तो एंगेज होना चाहिए कैरियज ऑफ पैसेंजर ऑफ गुड्स के लिए, एक तो मेन कंडीशन पहले एक तो ये होती है यहाँ पे कि कैरियज ऑफ गुड्स के लिए वो एम्प्लॉयर जा रहा हो उस केस में, मतलब मेंटेन वो कराओ, मतलब सर्विसेज, मतलब जो उनके केस में पैसेंजर है गुड्स की। अब फिर आगे क्या लिखा है, एनी एम्प्लॉय मेंबर हाउस होल्ड टू एनी, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, टू एनी एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड फॉर पर्सनल और प्राइवेट जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट, मतलब इस केस में देखो चाहे पर्सनल हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ मैटर नहीं करेगा इस केस में, चाहे वो किसी पर्पज के लिए जर्नी के लिए भेज रहा हो, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है या फिर अगर कोई कंसेशनल रेट पे है, तो एक तो ये बन जाएगा। और अगर कोई कन्वेंस मतलब अगर लीज एग्रीमेंट है तो इतना नहीं पूछेंगे, मतलब देंगे। तो इस केस में क्या लोगे, जो भी अगर पब्लिक फेयर से हम चार्ज करते हैं, मान लो इसमें केस में ये था कि मैं कैरेज ऑफ पैसेंजर या गुड्स, मतलब मैं पैसेंजर को भेजता हूँ कहीं और या फिर गुड्स को मतलब ट्रांसफर करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह मान लो, तो उस केस में अगर मैं अपने एम्प्लॉय को भी एक काम दे रहा हूँ कि उसके प्राइवेट पर्पज के लिए या पर्सनल पर्पज के लिए उसके मेंबर को या फिर उसके खुद को दे रहे हैं कंसेशनल या फ्री जर्नी पे, तो उस केस में क्या होगा, जो हम पब्लिक से हम जो भी अमाउंट चार्ज करते हैं लेस अगर कोई अमाउंट रिकवर करती है वो कर देंगे। और एक तो ये होगी, और एक इस ये वाला पॉइंट थोड़ा नोट इंपॉर्टेंट करके रखना, क्या पता वो ऐसे देते कि नो परक्विजिट्स इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन एयरलाइन और रेलवेज, मैं ऐसे सीधा लिखना इसके नीचे, नो परक्विजिट एम्प्लॉयज ऑफ एयरलाइन और रेलवेज, बस सीधा लिखना है। और ये ऊपर वो लिख देना, ऊपर ऐसे लिखना कि कैरियर ऑफ गुड्स और पैसेंजर डजेंट मैटर वेदर पर्सनल और प्राइवेट, और प्लस लिखना एम्प्लॉयर और एनी मेंबर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेशनल, तो तुम्हें पता ही होगा। ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, और फिर लिखना हो तो लीज वाला लिखना कि अगर लीज पे अगर चार्ज कर अरेंजमेंट हो तो भी। और टैक्सेबिलिटी क्या होगी, पब्लिक मतलब जो हम चार्ज कर रहे हैं पब्लिक से, और लेस रिकवर्ड अमाउंट, सीधा सही करना, ये भी हो गया। हाँ अब आते हैं हम वैल्यू ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एंड एमिनिटीज, सेक्शन सब सेक्शन 2 क्लोज 7।
8, sorry, provide the value of any other fringe benefit as may be prescribed would be included in definition of purchase taxable in hands of all employees. Accordingly, the following indemnity are value therefore shall be determined following manner. Okay, सबसे फर्स्ट आता है इंटरेस्ट और कंसेशनल लोन. The value of benefit to the assessee resulting from concessional loan made available to employee या any member of his household. अगर कोई भी उससे related household है तो उस केस में क्या लेंगे? During the lending by the employer or any person on his behalf shall be determined as the sum equal to interest computed at the rate of क्या लिखना है? Sum equal to the interest computed at the rate charged by per annum by the SBI. SBI का रेट लेना, कोई और उसका बैंक मतलब वो नहीं लेना. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. तो फर्स्ट डे क्या होगा? 1 अप्रैल का लेना है हमेशा. 1 अप्रैल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ऑन द सेम पर्पस एडवांस टू मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस. और किस पे चार्ज करना है हमें? मंथ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे. और एज रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट इफ एनी एक्चुअली पेड बाय हिम और एनी. ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर कोई उसे अगर एक्चुअली पेड बाय हिम मतलब उसने अगर कोई एक्चुअली पे इंटरेस्ट की अमाउंट कर दिया तो वो रिड्यूस हो जाएगी अमाउंट इंटरेस्ट से. वही मतलब जो रिकवर्ड हो जाती है एम्प्लॉयर को तो वो लेस हो जाएगी. और हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है जो मंथली बैलेंस होगा क्लोजिंग मंथली बैलेंस पे. आगे जैसे इसमें लिख रखा है मैक्सिमम मंथली मींस द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ. तो हमें इसकी कंप्यूटेशन ऐसे करनी होती है जैसे नीचे चलो एक क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्व कर देंगे इसको. एक याद रखना मंथली क्लोजिंग बैलेंस प्लस एसबीआई रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. ये ध्यान रखना. एक तो ये हो गया. और एनी मेंबर वो तो पता ही है तुम्हें. अब इसमें कि एनी मेंबर और एक तो फर्स्ट डे वाला रेट लेना है एसबीआई का प्लस और जिसमें हमें चार्ज करना है 1% मंथली बैलेंस में चार्ज करना है. अगर कोई रिकवर हो जाती है इंटरेस्ट की अमाउंट तो हम लेस कर देंगे. However, no value would be charged if such loans are made available for the medical treatment of prescribed diseases. अगर prescribed disease के लिए है या फिर amount of loan not exceeding in aggregate 20,000. amount of loans are... चलो अगर ये बताओ, चलो तुमने पढ़ रखा है ना, फिर भी चलो मेरे को थोड़ा ये बताना कि जैसे लास्ट के मंथ में मान लो जो लोन की अमाउंट होगी अगर वो 10 जैसे 20,000 से कम हो जाती है तो उसके इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा? रिपीट करना, क्या बोला? चलो मैं एग्जांपल लेते हैं इसका. चलो एक नोट सी रहता है मतलब इसका मतलब वो देख लेते हैं फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनाता हूँ. where the benefits relate to loan made available for medical treatment affordable exemptions of that we maintain as the not applied. Okay, एक second. where the benefits relate to employees loans made available for medical treatment. Okay, refer to above. The exemptions of provided shall not apply to so much of the loan as has been reimbursed to employee under any medical insurance. अच्छा, इसमें कह रहे हैं अगर जैसे हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा था एम्प्लॉय का तो उस केस में मान लो एक तो एम्प्लॉय ने लोन भी दे दिया मतलब उस केस में और एक मतलब उससे मेडिकल इंश्योरेंस के मतलब जैसे 7 लाख का एक्सपेंडिचर था हुआ था मतलब हो रहा था तो एक तो एम्प्लॉय ने उसकी रिइंबर्समेंट कर दी 7 लाख की. और उसके बाद क्या कहते हैं जो पीछे से मतलब जो मेडिकल इंश्योरेंस था वहां से भी उसको रिसीव हो गया अमाउंट मान लो 4 लाख होगी तो 4 लाख है वो मतलब उस पर एग्जाम्पशन लिमिट वो अप्लाई नहीं होगी, वो भी टैक्सेबल हो सकता है उस केस में, वो भी टैक्सेबल होगा. फिर ये ध्यान रखना उस केस में कि एग्जाम्पशंस ऑफ प्रोवाइडेड शैल नॉट अप्लाई. एग्जाम्पशन उस पर अप्लाई नहीं होगी अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस से मिल गया उस केस में. ये हो गया. इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ भैया फिर ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है तो ये भी फिर उसके लिए टैक्सेबल होगा? मेडिकल इंश्योरेंस वाला टैक्सेबल नहीं होगा. जैसे जो परक्यूजिट होगा वो टैक्सेबल. जैसे एक तो मैंने 7 लाख तुम्हें दिए थे एम्प्लॉय ने रिइंबर्समेंट कर दी लोन की, ठीक है. और ठीक एक क्या कहते हैं ठीक है एक लोन की दे दी और 4 लाख उसे रिसीव हो गए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर. तो उस केस में जो 4 लाख अगर उसने वापस नहीं किए वो रिटर्न किए तो उस केस में अगर 4 लाख उसने अपने पास रख रखे हैं तो 4 लाख भी टैक्सेबल बन जाएंगे. 4 लाख पे मतलब टैक्सेबिलिटी होगी, 3 लाख पे नहीं होगी. जितना मेडिकल इंश्योरेंस से अमाउंट होगी वो लेस हो जाएगी उसमें से. जैसे 7 लाख था ना अपने केस में तो 7 में से माइनस अपा जो मेडिकल इंश्योरेंस है अपा को 4 लाख आया था तो 4 लाख लेस कर देंगे क्योंकि 4 लाख तो मेडिकल इंश्योरेंस है वो परक्यूजिट थोड़ी ना हमारे लिए. तो 7 लाख हमें मान लो एम्प्लॉयर ने हमें रीइंबर्स किया था तो पहले हमने जैसे वो मिल गया था तो और बाद में हमें क्या 4 लाख मिल गए थे तो हम 4 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 3 टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब अगर उसमें 3 तो मतलब बचा हुआ है मतलब जैसे 7 रिइंबर्समेंट हुई थी लोन के लिए जो हमने प्रेस्क्राइब्ड डिसीजेस के लिए था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. तो उस केस में मान लो कि सबसे पहले अगर कोई वो मेडिकल इंश्योरेंस ये अभी ना मिली होती. अरे हाँ ये रहा.
अगर ये हमें पहले पहले ये केस है कि अगर हमें ना मिली होती तो 7 के 7 लाख एग्जाम्प्ट होते सारे। लेकिन अगर हम फिर अब मिलता है, मान लो हमें ये 4 लाख ये मिल जाते हैं, 4 लाख इंश्योरेंस से, तो हम 7 में से 4 लाख माइनस कर देंगे, तो बाकी बचा हुआ 3 लाख है। तो 3 लाख भी क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, तो ये दोनों तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, मतलब कि मेडिकल इंश्योरेंस तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, और 3 लाख जो था वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए था। लेकिन जो बाकी बचे, जैसे 4 था, अब ये परक्विजिट तो एम्प्लॉयर ने दिया था, या तो एम्प्लॉय वो रिटर्न कर दे अगर, या फिर कुछ ऐसा हो तो, मतलब इतना तो मेरे को भी पता, अगर वापस रिटर्न कर दे तो नहीं बनेगा, क्योंकि मंथली बैलेंस नहीं हो जाएगा, तो उस पर कोई परक्विजिट चार्ज नहीं मतलब होगा। अगर नहीं देता, अगर वो 4 लाख भी अपने पास रखता है, तो 4 लाख पे परक्विजिट चार्ज होगा, इंटरेस्ट मतलब जो हम चार्ज करते हैं ना, जैसे ऊपर हमने कंप्यूटेशन की है, तो वो चार्ज होगी पूरी। ये थी। ठीक है भाई। समझ आया नहीं आया बताओ। भैया थोड़ा बहुत आया, पर क्या कि क्यों 7 लाख जो है वो एम्प्लॉयर ने दिया है, 4 लाख जो है वो इंश्योरेंस से आया उसको, करेक्ट। तो फिर लेस क्यों होगा? अरे तुम्हें इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस सबसे पहले बताओ, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा मेडिकल इंश्योरेंस, बताओ। मेडिकल इंश्योरेंस। अगर मान लो तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस कौन देता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती है, वो ऐसे कौन से हट के तुम्हारी इनकम थोड़ी ना है। तुमने तो ये जो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज के लिए, स्पेसिफाइड डिसीज, उसके लिए लोन लिया था ना, वो तो मतलब उसके लिए इंश्योरेंस मिला तुम्हें, तो टैक्सेबल नहीं होगी। वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें मान लो एक्सपेंडिचर हुआ था 7 लाख पहले, तो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया 7 लाख। तो सबसे पहले मानो, अगर क्या कहते हैं, चलो मैं इसको क्वेश्चन के रूप में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता रहूंगा, स्पेसिफाइड डिसीज, डिसीज थी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब पहले एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉय हुआ मान लो 7 लाख का, ठीक है। और बाद में क्या कहते हैं, एंड रीइंबर्समेंट होगी उस केस में, रीइंबर्समेंट, या फिर मान लो लोन के रूप में उसने प्रोवाइड कर दिया उसको, क्योंकि लोन अगर ये कंसेशनल लोन था ना, मतलब, या तो चलो इसको ऐसे नहीं ले रहे तो ऐसे ले लो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं, उसने लोन ले लिया, ये छोड़ो यार से वर्डिंग, मतलब फिर तुम्हें कहीं ज्यादा ही कंफ्यूज हो। लोन टेकन एट फ्री रेट, फ्री लोन है, मतलब टेकन फ्री, और वो अमाउंट है 7 लाख की, ठीक है। तो इस केस में बताओ, अगर इतना हो तो कितना चार्ज होगा, सबसे पहले ये मेरे को ये बताओ। और एट द रेट लोन लिया है 12% पर एनम, अब बताओ कितना टैक्सेबल होगा, पहले ये केस बताओ चलो मेरे को, टैक्सेबल, चलो ये बताओ मेरे को अभी। और ये 12% पर एनम, एसबीआई रेट। रुको, हाँ चलो एसबीआई कंसेशनल था ना, एसबीआई रेट है ऑन 1/4। चलो अब आगे, अब मेरे को बताओ क्या कितना टैक्सेबल होगा इस केस में, बताओ। निकाल रहे हो क्या? नीचे में वो देखता हूँ मैं इस केस में। चलो बिग क्वेश्चन है। शायद ओके। चैप्टर तो ऑलमोस्ट एंड पे आने वाला है।
चलो बताओ। आया है तुम्हारा आंसर? नहीं आया, रुको मैं, कोई तो बताओ। अरुणा ने तो बता दिया नो टैक्सेबल है, देख लिया मैंने वो तो आंसर। जल्दी बताओ, 3 मिनट्स रिमेनिंग है। अरे कुछ भी बता दो, गलत बताओ, कुछ तो बोलो। एसबीआई रेट तो ज्यादा होता है, फिर उसके लिए पर अच्छा 63,000 कुछ बन रहा है वैसे। 63,000 बन रहा है तुम्हारा? मेरे को रेट में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है वैसे। क्या रेट में कंफ्यूजन हो रही है बताओ? एसबीआई जो रेट क्या? अरे SBI रेट और 1/4 1/4 डेट है ये डेट है 2020। बाकी वैसे लग रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया है तो कुछ होना नहीं चाहिए। अरे करेक्ट, बिल्कुल सीधे से कंप्यूटेशन थी नहीं, कुछ मेडिकल स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लिया है। अभी तो पढ़ के हटे हैं ये वाली चीज। अभी तो जस्ट पढ़ी है ये रही, एक प्रिस्क्राइब डिसीज के लिए मेरे को तो लग रहा था पर मैंने सही से नो जवाब वैल्यू। नहीं दिया क्योंकि मुझे डर लग अरे रहा सीधी सीधी सी वैल्यू के नो वैल्यू चार्ज इफ सच लेन फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब डिसीज। अभी तो पढ़ के हटे हैं। नो वैल्यू पर किसी होनी थी इस केस में, तो जीरो होना तो सीधी सी बात थी। क्या कंप्यूट करने लगी थी रेट वगैरह? मैंने 20,000 सोच लिया था, ये क्या एक्सीड 20,000? अरे 20,000 तो उसके लिए है। अरे 20,000 तो दूसरा केस है। अगर लोन की अमाउंट अगर 20,000 से नहीं हो रही तो वो केस है वो। समझ गई भैया। चलो एक जल्दी से 2 मिनट पड़े हैं। कंट्रोल सी, क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल वी। तो इस केस में स्पेसिफाइड डिसीज लोन टेकन, ठीक है ये सेम। इसके आगे फर्दर एड ऑन डालते हैं। एंड 4 लाख रिसीव्ड फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बताना कितना टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, पहले तो यही बता दो। होगी कंप्यूटेशन बाद में करते रहना, पहले बताओ टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। होगी 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 4 होगी लाख 3 लाख तो होगी। 4 लाख पर 4 लाख अगर है ना, क्या अगर उसने वापस मतलब लोन मिला है कंपनी से अगर एम्प्लॉयर से और उसने एक 4 सेकंड, लाख हाँ। वापस एक तो इसमें किया। तो सबसे पहले ये था कि वो जो उसने एम्प्लॉयर ने रिटर्न कर दिया कि नहीं कर रखी। अगर हाँ एम्प्लॉयर वही रिटर्न कर दी तो नहीं होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर नॉट रिटर्न है तो उस केस में क्या है, रिमेनिंग अब कितने थे, मेडिकल इंश्योरेंस के 4 लाख मिले थे तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे हाँ 4 लाख। और डिसीज के लिए बचे कितने, 3 लाख बचे थे। 3 तो अब लाख रिमेनिंग 4 लाख उसके लिए क्या थे, परक्विजिट बन जाएगा 4 लाख इंटू 4%। हाँ मतलब अब जितने 4 लाख जब से उसके मिले होंगे ना ये वाले 4 लाख, उस मंथ से हम आगे तुम आके टैक्सेबिलिटी अराइज कर दोगे 4 लाख पे। फिर जितने मंथ बचे होंगे ना उसके आगे कंप्यूट करते रहना मंथली बैलेंस, मतलब 12% इंटू आगे फिर जो रेट होगा, मतलब जितने भी मंथ बचे होंगे, जैसे 5th मंथ से था तो 5/12 कर दिया। मतलब 5/12 तो नहीं, 1/12 हो जाएगा ना फिर, मतलब 1 मंथ का। मतलब ऐसे चार्जेबिलिटी आगे वो करते रहना फिर आगे उसके